दोस्तों, आपने भी कई बार बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अपने इतिहास को जानो, अपनी जड़ों को मत भूलो। जड़ों से उनका अभिप्राय ये है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ हम दोहराएं नहीं। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अपनी जड़ों को पहचानो और इतिहास को जानो। लेकिन जब हम इतिहास जानने या पढ़ने लगते हैं तो इतिहासकारों में खुद ही स्वयं इतने मतभेद हैं कि हमें ये सब्जेक्ट बोरिंग सा लगता है और हम सोचते हैं कि इतिहास न पढ़कर कुछ और कार्य किया जाए। लेकिन यदि इतिहास को अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ा जाए तो इतिहास में हमारी रुचि और भी बढ़ेगी। दोस्तों, इतिहासकारों में ये मतभेद इसीलिए होते थे क्योंकि उनके इतिहास जानने के जो स्रोत होते थे वो पांडुलिपि, ताम्रपत्र या शिलालेखों से प्राप्त होते थे। पांडुलिपि और ताम्रपत्रों को जब प्रतिलिपियां बनाई जाती थी तो उसमें कुछ शब्द या वाक्य छूट जाते थे या कुछ भाषा समझ ना आने की वजह से वो उन्हें अच्छे तरीके से मालूम नहीं हो पाते थे, जिस कारण आगे आगे प्रतिलिपियां बनकर थोड़ा सा संदेह पैदा कर देती थी और इसी कारण इतिहासकारों में बहुत से मतभेद हो जाया करते थे। तो इसी इतिहास के पन्ने से आज मैं एक आपको ऐसे शासक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो डूब कर मर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एम के चाणक्य टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप तक नई से नई वीडियो इसी प्रकार पहुंचाता रहूं। दोस्तों, ये बात है 1498 की। अपने जहाज़ पर गुजराती चालक साथ लेकर वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। वहाँ उसने अरब सौदागरों के शक्तिशाली समूह से उनका विरोध किया, पर जमोरियन, जो कि एक हिंदू राजा था, पुर्तगालियों का स्वागत किया तथा उन्हें काली मिर्च, जड़ी बूटियां आदि अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। पुर्तगाल में गामा की लाई वस्तुओं की कीमत पूरे अभियान की लागत की 60 गुनी आंकी गई। इसके बावजूद भारत और यूरोप के बीच सीधा व्यापार धीमे ही बढ़ा। इसका एक कारण पुर्तगाल सरकार का एकाधिकार था। आरंभ से ही पुर्तगाली शासक पूर्वी व्यापार से न सिर्फ यूरोप और एशिया के प्रतियोगी राष्ट्रों को बल्कि निजी पुर्तगाली व्यापारियों को भी बाहर रखकर उसे शाही एकाधिकार बनाने के लिए कमर कसे हुए थे। पुर्तगाल की बढ़ती शक्ति से चौकन्ना होकर मिस्र के सुल्तान ने एक बेड़ा तैयार किया और उसे भारत की ओर भेजा। उससे गुजरात के शासक के भेजे जहाज़ों का एक समूह आ मिला। आरंभ में इसे जीत मिली और पुर्तगाली सूबेदार डॉन अल्माइदा का बेटा मारा गया, पर इसके बाद 1509 में पुर्तगालियों ने इस संयुक्त बेड़े को मात दे दी। फिर तो पुर्तगाल सेना हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति बन गई और इसके कारण पुर्तगालियों ने अपनी गतिविधियों को फारस की खाड़ी और लाल सागर तक फैला लिया। कुछ ही समय बाद अल्बुकर्क को पूर्व में पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। उसने एशिया एवं अफ्रीका के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर किले बनाकर पूर्वी व्यापार पर हावी होने की नीति की पैरवी की और उसे अपनाया। इसके साथ एक मजबूत नौसेना भी तैयार की जाती थी। अपने विचारों के समर्थन में वह लिखता है कि अकेले नौसेना द्वारा स्थापित कोई राज्य ठहर नहीं सकता। उसका तर्क था कि किलों के ना होने पर ना तो वे शासकगण आपके साथ व्यापार करेंगे और ना ही आपके साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखेंगे। बात थी 1510 की। बीजापुर से गोवा छीनकर अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति का आरंभ किया। गोवा द्वीप एक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह और किला था। उसकी स्थिति रणनीतिक थी और वहाँ से पुर्तगाली मालाबार के व्यापार को नियंत्रित कर सकते थे। यहाँ दक्कनी शासकों पर नज़र रख सकते थे। वह गुजरात के बंदरगाहों से इतना निकट तो था कि पुर्तगाली वहाँ अपने मौजूदगी का एहसास करा सकें। इस तरह गोवा पूर्व में पुर्तगालियों के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप के प्रमुख केंद्र के रूप में उपयुक्त था। पुर्तगालियों ने गोवा के सामने मुख्य भूभाग पर अपना अधिकार जमाया। बीजापुर के दंदाराजोरी और दाभोल बंदरगाह की नाकाबंदी कर उनको तबाह किया और इस तरह बीजापुर के समुद्री व्यापार को ठप कर दिया। गोवा को आधार बनाकर
पुर्तगालियों ने श्रीलंका, सुमात्रा और मलक्का बंदरगाह पर किले बनाए तथा अपनी स्थिति को और मजबूत किया। मलक्का तो मलाया प्रायद्वीप के तंग समुद्री पट्टी के आने जाने पर नियंत्रण रखता था। पुर्तगालियों ने लाल सागर के मुहाले पर सोकोत्रा द्वीप में एक अड्डा भी बनाया, किंतु वे अदन पर कब्जा न करने सके और लाल सागर उनके नियंत्रण से बाहर रहा। पर उन्होंने फारस की खाड़ी में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले होर्मुज के शासक को मजबूर करके वहां एक किला बनाने की अनुमति ले ली। पर पुर्तगालियों की सफलता वास्तविकता से अधिक दिखावी थी। आरंभ से ही उनको आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाहरी चुनौतियां तो तुर्कों की थी, जिनसे कभी कभी अरब और कुछ भारतीय शक्तियां भी हाथ मिला लेती थी। सीरिया, मिस्र और अरब को जीतने के बाद तुर्कों के पूर्वी यूरोप को जीतना आरंभ कर दिया। 1529 में केंद्रीय यूरोप की राजधानी और उसकी सुरक्षा के द्वार वियना के लिए खतरा बन चुके थे। लाल सागर और फारस की खाड़ी के तट पर तुर्क शक्ति के उदय से अनुमान होता है कि हिंद महासागर पश्चिमी भाग पर वर्चस्व के लिए तुर्कों और पुर्तगालियों के बीच टकराव होगा। 1541 के एक खत में उस्मानी वजीर आजम लुत्फी पाशा ने तुर्क सुल्तान सुलेमान को लिखा था, पिछले सुल्तानों के काल में जमीन और हुकूमत करने वाले बहुत थे, पर समुद्र पर हुकूमत करने वाले थोड़े थे। हमें उनको पीछे छाड़ना होगा। गुजरात के व्यापार और बढ़ते हुए पुर्तगाली खतरे को देखकर गुजरात के सुल्तान ने उस्मानी खलीफा के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर उसकी जीतों पर उसे बधाई दी और उसकी सहायता मांगी। बदले में उस्मानी खलीफा ने उन काफिरों अर्थात पुर्तगालियों से टकराने की इच्छा व्यक्त की जिन्होंने अरब के तटों में अशांति मचा रखी थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडलों और पत्रों का आना जाना लगा रहता था। तुर्कों ने लाल सागर से पुर्तगालियों को बाहर फेंक दिया और 1529 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मदद के लिए सुलेमान रईस की कमान में एक बड़ा बेड़ा भेजा गया। बहादुर शाह ने उनका खूब स्वागत किया तथा 2 तुर्क अधिकारियों को भारतीय नाम देकर सूरत और दीव का सूबेदार बना दिया गया। इन दोनों में रूमी खान ने आगे चलकर उस्ताद तोपची के रूप में बहुत नाम कमाया। बात थी 1531 में स्थानीय अधिकारियों से साठगांठ करके पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर हमला किया, पर उस्मानी कमानदार रूमी खान ने हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन समुद्र पर और नीचे की ओर चोल में पुर्तगालियों ने एक किला बना ही लिया। गुजरात तुर्क गठजोड़ के मजबूत होने से पहले गुजरात के लिए एक और बड़ा खतरा मुगलों की ओर से पैदा हो गया। हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया और बहादुर शाह ने बेसिन द्वीप पुर्तगालियों के दे दिया। मुगलों के खिलाफ एक प्रतिरक्षात्मक आक्रामक गठबंधन भी बना और पुर्तगालियों को द्वीप में किला बनाने की इजाज़त दे गई। इस तरह पुर्तगाली गुजरात में अपने पांव जमाने में सफल रहे। जल्द ही बहादुर शाह को पुर्तगालियों को दी गई रियायत पर पछताना पड़ा। गुजरात से मुगलों के निकाले जाने के बाद उसने उस्मानी सुल्तान से फिर से सहायता की गुहार की और द्वीप में पुर्तगाली अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया। जब बहादुर शाह और पुर्तगाली के बीच समझौते के लिए वार्ता चल रही थी, उस समय बहादुर शाह द्वीप के किले के गवर्नर के एक जहाज पर था। वार्ता के दौरान बहादुर शाह को विश्वासघात हुआ और उसने पुर्तगाली से झड़प कर गवर्नर को मार दिया और तैरकर भाग गया, परंतु बहादुर शाह डूब गया और मारा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बहादुर शाह के डूबकर मरने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। धन्यवाद।